Good morning, everyone. In history, we are doing the chapter number 1, which is the Central Islamic lands. Today, we are going to learn something more about the Quran. Okay, and it's one of the most important religious texts of Muslims. Okay, but this is a religious scripture. इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, okay, उसका मीनिंग इट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड. ओके, इट्स नॉट लाइक इसमें कोई इंसिडेंट्स या कोई स्टोरीज इसमें डिस्क्राइब नहीं है. येस, देयर इज़ अ रेफरेंस टू दोज स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसे लिखा हुआ है जिसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो कुरान बेसिकली एक रिलीजियस बुक है जिसे मुस्लिम्स फॉलो करते हैं. ओके, कुरान में क्या है? कुरान में वो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद जो कि मैसेंजर हैं उनके ज़रिए लोगों तक पहुँचाई. ओके, तो एक जो एंजल थे गैब्रियल, उन्होंने जो वर्सेस जो अल्लाह के द्वारा उन्हें बताई गई थी वो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद तक पहुँचाई. प्रॉफिट मोहम्मद ने 612 से लेके 632 तक उन वर्सेस को अपने लोगों को बताया. उनके डेथ के बाद 632 के बाद 650 में उनको लिखा जाने लगा, और लिखकर वो जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया था उसे जब लिखा गया, कंपाइल किया गया, तो वो बुक कहलाती है कुरान. जैसे कुरान ये जिस लैंग्वेज में लिखी गई है वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है. ऑब्वियसली मक्का अरेबियन पेनिनसुला में है, वहाँ पर अरेबियन कल्चर है, लैंग्वेज जो वहाँ पर बोली जाती है वो अरेबिक है. तो ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई, और इसमें 114 सूराज हैं. सूराज चैप्टर्स को कहते हैं, हम कह सकते हैं 114 इसके पार्ट्स हैं, 114 इसके चैप्टर्स हैं. ये बुक में चैप्टर्स किस तरह से इसमें है, जो सबसे लेंदी सूराज हैं वो सबसे पहले हैं, और फिर बाद में सबसे जो छोटे सूराज हैं वो बाद में आते हैं. ओके, तो उस डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये. ओके, नाउ नीड वॉज फेल्ट. उलेमा, आपको पता होना चाहिए, उलेमा जो स्कॉलर्स होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स, और ये इस्लामिक के कंटेक्स्ट में ही है, इस्लाम के कंटेक्स्ट में ही हम बात कर रहे हैं. तो इस्लाम के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्हें हम उलेमा कहते हैं. एंड नॉलेज उसे इल्म कहते हैं. एंड एक और वर्ड आप रेगुलरली पढ़ते हैं वो है सुन्ना. ओके, सुन्ना एंड हादिथ, ये दो वर्ड और है, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड. जो सुन्ना वर्ड है, सुन्ना का मतलब है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो लाइफ थी, ओके, उनका जो बिहेवियर था, वो सारी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है. कुरान जितनी ही इम्पोर्टेंट है वो, और प्रॉफिट मोहम्मद ने जो किया अपने जीवन में, जिस तरह से अपना जीवन जिया, वो अपने आप में मुस्लिम्स के लिए, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट तरीका है. क्वेश्चन अराइज होता है अब आफ्टर दी प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद जो मेन सवाल होता है वो ये कि व्हाट शुड बी द आइडियल कंडक्ट ऑफ अ मुस्लिम इन पब्लिक एंड प्राइवेट. एक मुस्लिम को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसका क्या नेचर होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, एक मुस्लिम के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये कैसे तय. इसके लिए हम रेफ़र करेंगे और हिंदूज़ ऑब्वियसली जैसे स्क्रिप्चर्स है व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, तो उसके लिए हम वेद में जाते हैं, उपनिषद में जाते हैं, स्पेशली गीता को रेफ़र करते हैं. गीता में ऐसा लिखा हुआ है सो दिस इज़ राइट, गीता में सिर्फ मना किया गया है सो दैट इज़ रॉन्ग. ओके, तो हम ऑब्वियसली अलग अलग रिलीजन में डिपेंड करता है, कईयों के पास कई सारे स्क्रिप्चर्स हैं, कईयों के पास एक ही स्क्रिप्चर है. यहाँ पर मुस्लिम्स जिस चीज़ से नॉलेज ले सकते हैं, जो इल्म है, तो नॉलेज वो उन्हें मिल सकती है, मतलब गाइडेंस जहाँ से मिलेगी तो उन्हें अपना जीवन कैसे जीना है, इसके लिए वो रेफ़र करते हैं तो कुरान. एंड ऑफ कोर्स उस चीज़ को देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने जीवन में क्या किया है, और जो किया वो उनकी नज़र में ऑब्वियसली अच्छा ही है, परफेक्ट है, बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग माना जाता है. ओके, तो इनके बेसिस पर ही जाना जा सकता है. बट प्रॉब्लम ये है कि कुरान में सारी चीज़ें एज इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखी गई. वन हैज़ टू इंटरप्रेट. कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हो तो वहाँ पर ये वर्ड आता है बार बार कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो अधिकार है
कि द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद द कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लाइन है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, बिकॉज लीगल लैंग्वेज में कोई भी अगर लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसका अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है। ओके, कई बार डिस्प्यूट्स यहीं पे अराइज होते हैं। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, कुछ लोगों का कुछ और मानना होता है, और फिर फाइनल इंटरप्रिटेशन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसे इंटरप्रेट करता है और बताता है कि व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग। जैसे कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत लंबे समय तक एक प्रॉब्लम चलते रहा, वो ये है कि जब प्रेसिडेंट के पावर्स उसमें लिखे गए तो वहाँ पर एक लाइन आती है, उसमें लिखा हुआ है दैट प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, वहाँ वर्ड लिखा हुआ है ऑन द एडवाइस, कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर लेकर काम करेंगे। नाउ सम प्रेसिडेंट्स स्पेशली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, यानी शुरुआत के एक दो प्रेसिडेंट्स ने इसको इंटरप्रेट इस तरह से किया कि ये एडवाइस है, तो क्योंकि एडवाइस है, एडवाइस को माना जाए न माना जाए ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। एंड जो प्राइम मिनिस्टर्स एंड उनका मानना है कि नहीं ये एडवाइस बाइंडिंग है, जो एडवाइस आपको दी जा रही है वो आपको माननी होगी क्योंकि हम डायरेक्टली लोगों से चुनकर आए हैं। ओके, ये प्रॉब्लम फिर सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवाइस वर्ड ज़रूर लिखा हुआ है बट दिस एडवाइस इज एक्चुअली बाइंडिंग। जो प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट को करना होता है। ओके, उसमें वो एक बार उसे दोबारा सोचने के लिए भेज सकते हैं, बट ऑब्वियसली ही हैज़ टू फॉलो व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, व्हाट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर सेइंग। तो ये जो इंटरप्रिटेशन, एक लाइन के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। ऐसे ही कुरान में जो वर्सेस हैं, जो आयतें लिखी गई हैं, उन आयतों को इंटरप्रेट करने के लिए कौन इंटरप्रेट करते हैं? ऑब्वियसली जो नॉलेजेबल लोग हैं, रिलीजियस नॉलेज जो रखते हैं, तो ये जो उलेमास हैं वो करेंगे। ओके, इसके जो इंटरप्रिटेशंस हुए, कुरान के जो इंटरप्रिटेशंस हुए कि क्या एवरीडे लाइफ में क्या करना सही है क्या गलत है, उसके बेसिस पे जो कानून बने उसके 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। 4 लोगों ने ये अपने अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया। उसमें जो 4 लोग थे उन्हीं के नाम से फिर वो लॉज कहलाते हैं। एक है मालिकी, दूसरा है हनफी, थर्ड है शाफी एंड फोर्थ है हनबली। इसमें से कुछ जो लॉज हैं किसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसे हनाबली सबसे स्ट्रिक्ट है, सबसे कंजर्वेटिव है। वो इंडिया एंड पाकिस्तान में जो चलता है वो हनफी कानून चलता है। ओके, ये रिलीजियस लॉज हैं। ओके, एंड एवरीडे में क्या करना, क्या सही है क्या गलत है, ये इनमें बताया गया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया एंड इनको अलग अलग जगह पर ये कानून चलते हैं। शरिया क्या है? शरिया इज द स्टेट पार्ट टू गवर्न द रिलेशंस ऑफ मुस्लिम्स विद गॉड। ओके, उसे हम शरिया कहते हैं। द शरिया प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज विद इन द सुन्नी सोसाइटी। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोर्सेस एंड मेथड्स, अब इसमें डिफरेंसेस हैं। सम पीपल इंटरप्रेट कुरान के जो वर्सेस हैं उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ओके, एंड क्या सही है क्या गलत है इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये 4 स्कूल्स ऑफ थॉट इस्लाम में हैं और ये जिन्होंने लिखा, जिन्होंने इंटरप्रेट किया उन्हीं के नाम से है। सो मालिकी वो मालिक थे, इसलिए मालिकी, हनाफी, शाफी एंड हनबली। तो ये 4 हैं। ओके, कुरान में जैसे हमने देखा तो कुरान इज़ अ बुक इन अरेबिक divided in 114 chapters and arranged in descending order of length। मतलब सबसे बड़ा जो है सूरा वो सबसे पहले, the shortest being the last। the only exception to this is, शुरुआत में एक छोटी प्रेयर जरूर आती है, उसके बाद फिर ऐसा ही है। According to Muslim tradition, the Quran is a collection of messages। कुरान क्या है, किसने लिखी है? ये collection of messages है, revelations जो कि भगवान ने
गॉड ने प्रॉफिट मोहम्मद को भेजे थे बिटवीन 610 to 632, फर्स्ट इन मक्का और फिर बाद में वहाँ मदीना में हो रहे तो वहाँ पर ये मैसेज उनके पास आए। द टास्क ऑफ कंपाइलिंग दिस रेवलेशंस वाज कंप्लीटेड समटाइम इन 650, द अर्लीस्ट बीइंग द वर्सेस। कुरान से भी पहले ये 650 में जो लिखा गया उससे पहले कुछ वर्सेस वहाँ भी लिखी गई हैं। देयर आर मेनी फ्रेगमेंट्स विच आर ओल्डर। तो जो सबसे पुरानी जो कुरान है वो 9th सेंचुरी की कुरान है, ओके, वो अभी सबसे पुरानी है। लेकिन उससे भी पुराना कुछ अगर लिखा हुआ मिलता है कुरान का तो वो जो मॉस्क है जिसका नाम है डोम ऑफ द रॉक, जिसे अल-अक़सा मॉस्क कहते हैं, तो डोम ऑफ द रॉक जो मॉस्क है जेरूसलम में, उसके वॉल्स पर कुछ आयतें कुरान की लिखी हुई हैं, ओके। एंड 7th सेंचुरी में जो कॉइन्स चलते थे, कॉइन्स अभी भी हैं कुछ लोगों के पास, तो उन कॉइन्स पर वो वर्सेस लिखी हुई है, ओके। तो कुरान सबसे पुरानी जो है वो 9th सेंचुरी की कुरान है, लेकिन उससे पहले की दो चीज़ें और हैं। एक है डोम ऑफ द रॉक, उसके वॉल पर कुछ लिखा हुआ है, ये जो कि कुरान से लिया गया है। एंड जो कॉइन्स हैं 7th सेंचुरी के, उस पर भी लिखा हुआ है, ओके। इट इज जनरली बिलीव दैट एज द स्पीच ऑफ गॉड इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड लिटरली। तो थियोलॉजिस्ट मानते हैं कि भाई क्योंकि ये वॉइस ऑफ गॉड है, भगवान ने प्रॉफिट मोहम्मद को बताया, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने लोगों को बताया, तो ये तो भगवान की आवाज़ है। भगवान ने जो भी कहा है, अल्लाह ने जो भी कहा है, गॉड ने जो भी कहा है, उसको एज इट इज़ मानना चाहिए हमें, ओके। लेकिन अब्बासिद खलीफ अल मामून इम्पोज द व्यू दैट द कुरान इज गॉड्स क्रिएशन रादर दैन हिज स्पीच। गॉड कुरान भगवान ने क्रिएट की है, गॉड ने क्रिएट की है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट कुरान वेरी ऑफन स्पीक्स इन मेटाफोर्स अनलाइक द ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में कहानियाँ हैं, इंसिडेंट्स हैं, जिनसे कि समझना आसान होता है, लेकिन कुरान में ऐसा नहीं है, ओके। इट डज नॉट नरेट इवेंट्स, इसमें कोई इवेंट्स नहीं बताए गए हैं, बट ओनली रिफर्स टू देम, उन इवेंट्स की तरफ रिफ़र किया गया है, उन इवेंट्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। Medieval Islamic scholars thus had to make sense of many verses with the help of hadith, okay। तो उन्हें इसको इंटरप्रेट करना पड़ा। Many hadith were written to help the reading of the Quran, okay। Before it took its final form, शरिया को एडजस्ट किया गया to take into account the customary laws। अभी जो 4 तरह के जो कानून हैं जो हम बात कर रहे हैं कि कुरान के आधार पर 4 लोगों ने अलग अलग उसको इंटरप्रेट किया और उनके नाम से ये कानून जाने जाते हैं। ये है 4 स्कूल्स ऑफ लॉज और ये है मलिकी, हनफी, शाफी एंड हनबली, ओके। ये जो चारों कानून हैं इनको फिर कस्टमरी लॉज के हिसाब से जो ऑलरेडी चले आ रहे थे नियम कानून कि किसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, बेटी को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो पहले से भी जो कुछ कानून चले आ रहे होंगे उन कानून को ध्यान में रखकर इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। ऐसा नहीं है कि पुराना सिस्टम जो चला आ रहा था उसको टोटली ख़त्म कर दिया गया हो, वो भी चलते रहा और ये भी इंट्रोड्यूस हो गए। तो पुराने जो कानून ऑलरेडी थे, कस्टमरी लॉज वो होते हैं जो कि बाय कस्टम, जैसे कहीं पे रीति रिवाज के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके, तो वो फिर कानून का शेप ले लेते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक पर्टिकुलर तरीके से होती है, ओके, देयर इज़ अ फायर इन बिटवीन एंड द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम दे टेक 7 राउंड्स। तो ये एक कस्टम है जो कि एक तरह का कानून अब बन चुका है, ओके। तो ये कस्टमरी लॉज कहलाते हैं, ओके। तो पुराने समय से जो चला आ रहा है कि प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होती थी इंडियन सोसाइटी में, इंडिपेंडेंस से पहले या ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी तो प्रॉपर्टी इनहेरिट करते थे, एक फादर की प्रॉपर्टी किस तरह से बढ़ती थी, तो वो सब कस्टमरी लॉज होते हैं, ओके, जो पुराने समय से कस्टम्स के ज़रिए चले आ रहे हैं। जब यहाँ पे इस्लाम आया, जब कुरान लिखी गई, तो सब कुछ कुरान के हिसाब से नहीं हुआ और इसलिए जो ये कानून थे ये कानून लागू हुए, लेकिन जो कस्टमरी लॉज थे वो भी चलते रहे, ओके।
उनको एकदम खत्म नहीं किया गया। ओके, so customary laws, however, retain their strength in large parts of the countryside and continue to bypass the Sharia in matters such as the inheritance of land by daughters. तो कई जगह daughters land को inherit करती होंगी, शरिया में शायद ऐसा नहीं है। तो जो कस्टम्स थे वो काफ़ी तक चलते रहे। ओके, अब ये काम कैसे होता था? ये काजी जो कि जजेस होते हैं, ओके, जो कि शरिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, शरिया के हिसाब से न्याय करते हैं। इन मोस्ट regimes, the rulers or his officials dealt routinely with matters of state security and sent only selected cases to the काजी। तो जज के पास कमी केसेस जाया करते थे। काजी appointed by the state in each city or locality often acted as an arbitrator in disputes rather than as a strict enforcer of the Sharia। तो शरिया आ तो गया, ये इस्लाम की लॉ आ तो गए, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। ओके, दोनों पार्टी की बात सुन के बीच में चाप दोनों को समझा कर और उस तरह से किया जाता था। ओके, शरिया के हिसाब से एग्जैक्टली नहीं होता था। मतलब ये कि कहीं ना कहीं उस समय के जो कस्टम्स थे उनके हिसाब से वो भी चलते रहे और शरिया भी इंट्रोड्यूस हो गया। A group of religious minded people in medieval Islam known as Sufis, और इसके बाद हम देखते हैं कि इस्लाम में जो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया इस्लाम, तो कुछ लोगों ने इन सब तौर तरीके शरिया वगैरह और तो हर चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा और उन्होंने सीधा गॉड के साथ ओके लिंक बनाने की कोशिश की। उन्हें हम सूफी सेंस कहते हैं। ओके, इस दौर को हम सूफीज़म कहते हैं, जहाँ पर ऐसे लोग आए जिन्होंने केवल अपना कनेक्शन गॉड से डायरेक्टली बनाने की कोशिश की। ये कुरान और नमाज़ पढ़ना, इन सब चीज़ों में इनके तौर तरीके में 5 बार नमाज़ पढ़ना है, ओके, बलि देनी है, इन सब प्रोसेस को उन्होंने नहीं माना। ओके, उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया उन्होंने सब कुछ, और उनका सीधा मकसद था दैट दे वांटेड टू यूनाइट देमसेल्व्स विद द गॉड डायरेक्टली। ऐसा जो कल्चर फैला है, ऐसा जो दौर आया, उसे हम सूफीज़म कहते हैं। ओके, सूफीज़म में है दैट इट इज़ द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन व्हिच इम्प्लाइज दैट द ह्यूमन सोल वुड बी यूनाइटेड विद इट्स मेकर। उनकी ये मान्यता है कि जो ह्यूमन सोल है, जो इंसान की आत्मा है, वो एक दिन भगवान से मिल जाएगी। यूनिटी विद गॉड can be achieved through an intense love of God, which the women saint Rabia of Basra preached in her poems। Okay, ये सब सूफी सेंट्स हैं। राबिया और बसरा, बसरा मुझे मालूम है एक नया शहर था जो कि इराक में बनाया गया था। ओके, तो 891 में राबिया कोई सूफी सेंट थी जिन्होंने अपने पोएम्स लिखे और उसमें इन सब चीज़ों को बताया। एक थी बायज़िद बिस्तामी एंड ईरानियन सूफी थे जिन्होंने ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस ऑफ सबमर्जिंग द सेल्फ इन गॉड, अपने आप को गॉड में समर्पित कर देना। होते सूफीज यूज्ड म्यूजिकल कंसर्ट्स, म्यूज़िक के ज़रिए, बाद में कवाली वगैरह, म्यूज़िक के ज़रिए वो अपना जो डिवोशन है टुवर्ड्स गॉड उसको दर्शाते थे। उस म्यूजिकल कंसर्ट्स को समा कहते हैं। ओके, म्यूजिकल कंसर्ट जो होता है वो समा कहलाता है। ओके, तो सूफीज़म इज ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस एफिलिएशंस, स्टेटस एंड जेंडर। तो इसमें ज़्यादा नियम कानून नहीं थे, जो भी सूफीज़म में सभी इन्वाइटेड थे, कौन सा वो कानून मानते हैं, चाहे वो वुमेन है चाहे मैन है। ओके, इट वाज ओपन टू ऑल। Sufism is open to all regardless of religious affiliations. Okay, now Dhullun Misri, whose grave can still be seen near the pyramids in Egypt, declared before the Abbasid Caliph that he learned true Islam from an old woman। तो ये जो सूफी सेंट हैं, इन्होंने अब्बासिद खलीफ के सामने कहा था कि उन्होंने जो इस्लाम सीखा है, असली इस्लाम उन्होंने एक ओल्ड वुमेन से सीखा है, एंड ट्रू शिवेल्टी फ्रॉम अ वाटर कैरियर। ओके,
by making religion more personal and less institutional. Sufism gained popularity and posed a challenge to Orthodox Islam. तो एकदम नियम कानून मानना, संस्थाओं के जरिए किसी धर्म को चलाना, वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम ये शुरुआत का दौर है। फिर उसके बाद सूफीज़ आए, ओके, जो उन्होंने अपने तौर तरीके बनाए और अपने तौर तरीके से उन्होंने धर्म को इंटरप्रेट किया, ओके। हम इसमें देखते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी का भी इस्लाम पर असर था। जब उम्मेद अब्बासिद खलीफ्स उन्होंने ट्रांसलेट करवाया साइंस एंड ये सारी चीज़ें जो कि रोमन एम्पायर की थी, ग्रीक्स की थी, एंड वो भी इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे उनको पढ़ाया गया, ओके। सो हम देखते हैं ट्रांसलेशंस बिकेम अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी अंडर अल मामून who supported the library cum institute of science। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम वो साइंस को नहीं मानते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अब्बासिद खलीफ्स थे उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई, विच इज़ लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बगदाद, where the scholars work, okay। Almagest were brought to the attention of Arabic reading scholars. Indian works on astronomy, mathematics and medicine were also translated into Arabic during this same period. These works reached Europe and kindled interest in philosophy and science, okay। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब्बासिद जो खलीफ्स थे इन्होंने ट्रांसलेट करवाया बहुत कुछ, जो मटेरियल ग्रीक में था, जो यूरोप का था, जो रोमन एम्पायर में चलता था, जो इंडिया का मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी था, इनको ट्रांसलेट करवाया। और जो अगर यूरोपियंस को इंडियन एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पता चला तो वो इन्हीं ट्रांसलेशंस के ज़रिए था, ओके, कि वो इंडियन ट्रेडिशंस को और इंडियन नॉलेज को समझ पाए, ओके। अब देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ पेपर से बहुत डिस्क्रिप्टिव है। हम यहाँ पे कल्चर एंड उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं इसमें, ओके। सो आई थिंक देयर आर जस्ट वन पार्ट मोर लेफ्ट, वील हैव वन मोर क्लास एंड देन दिस चैप्टर विल कम टू एन एंड, ओके। सो टुडे दैट्स ऑल इन दिस क्लास, ओके, थैंक यू।